आमेर के किले का परीक्षण करने जब हम लोग निकले या उसका एक्सप्लोरेशन जब हम लोग सफ़र पे निकले तो ये रास्ता कुछ ज़्यादा आसान नहीं था। सामने से देखने में तो आमेर का किला बहुत आसान नज़र आता है, लेकिन जब हम उनके पीछे के रास्तों से उन गलियों से गुज़रते हैं जो हाथियों और मंत्रियों के लिए हुआ करता था, तो पता चला कि एक तो ऊबड़-खाबड़ रास्ता और उसी रास्ते के क्रम में मिला एक मीना कुंड। ये मीना कुंड छोटा सा एक कुआँ है जो सीढ़ियों से बना हुआ है, ज़्यादा गहरा नहीं, लेकिन इसमें पुराने ज़माने में बारिश के पानी को जमा किया जाता था। एक मस्जिद का मीनार भी नज़र आया जिसके सीढ़ियाँ बाहर की तरफ निकली हुई थी और कुछ लोग वहाँ चल फिर रहे थे, घूम रहे थे। अलग अलग कलर की शक्ल, अलग अलग पेंटिंग। लेकिन पुराने जगहों से गुज़रते हुए जब हम लोग लाल किले आमेर किले की तरफ बढ़े तो हमें ये एहसास हो रहा था कि पुराने ज़माने में, उस ज़माने में भी लोग इन रास्तों पर किस तरह से अपने हाथी, घोड़ों और ऊँटों के ज़रिए जाया करते थे। आज की हालत कुछ अलग है, कुछ कंडीशन बदली हुई है, लेकिन फिर भी जो मज़ा आज है वो पहले इससे कहीं ज़्यादा रहा होगा। खैर, हम लोग अब पहुंचने वाले हैं आमेर किले के पोस्ट पे और इस पोस्ट के ज़रिए फिर हम लोग ऊपर की तरफ पहुंचेंगे। तो अब हमारे सामने एक छोटा सा दरवाज़ा आ गया, काफ़ी ऊंचा है लेकिन चौड़ाई ज़्यादा नहीं है। एक गाड़ी आराम से इसमें पार कर जाती है। कुछ पुरानी हवेलियाँ यहाँ पर दिख जाती हैं जो कि मंत्रियों की हुई होंगी। आज भी लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन ये उनके ही परिवार वालों के लोग हैं जो इसमें रहते हैं। हाँ, हमारे पास हाथी घोड़े होते तो अलग बात है, काफ़ी वक्त लगता है, लेकिन हम लोग गाड़ी में हैं इसलिए गाड़ी की खरखराहट और सड़क जो इसका रास्ता है वो पथरीला है, इसलिए ये जो रास्ता है उसमें हमारे मोबाइल काफ़ी थिरक रहे हैं। खैर, एक दरवाज़ा पहुँचे हैं लेकिन इस दरवाज़े से अंदर दाखिल नहीं होंगे। हम इसके साइड से टूटे हुए खंडरात के ज़रिए ऊपर की ओर चढ़ने को तैयार हैं। अब हम पहुँच चुके हैं आमेर के किले के पूर्वी भाग पे जहाँ आप कुछ बैशंस और रास्ते देख सकते हैं। ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हैं, लेकिन ये जो बैशंस हुआ करते थे वो एक तरह से बुर्ज हुआ करते थे, मजबूती देने के लिए किले को काफ़ी मजबूती दिया करते थे, क्योंकि ये एक पहाड़ी पे बना हुआ है। और राजस्थान में बहुत सारे ऐसे किले मिल जाएंगे आपको जो कि पहाड़ों पे बने हुए हैं और इन्हें उन्हीं पहाड़ों पर इस तरह से सुरक्षित करके बनाया गया है ताकि दुश्मनों का इस पर सीधा हमला ना हो सके और ये चारों तरफ से घिरा भी रह सके। यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए कुछ दीवार जो है इनकी वो खंडित और पुरानी हो चुकी हैं। 15वीं सदी में बना हुआ ये आमेर का किला और ये इसका जो पूर्वी भाग है जहाँ बकरियाँ हैं, और नीचे इसमें पार्किंग भी है। पार्किंग सुविधा नीचे दी गई है, लेकिन लोगों को यहाँ पर 5 से 7 मिनट ऊपर चढ़ना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है। हाँ, अंदर चंद्र महल से अंदर दाखिल होते ही आपको हाथियों का नज़ारा मिल जाएगा। बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर हाथी अपनी जगह पर, अपने पॉइंट पर पहुँचते हैं और काफ़ी सैलानी इन हाथियों पर चढ़कर ऊपर आते हैं। बात असल ये है कि इन हाथियों को सिर्फ जयपुर में ही काम करने के लिए इनको परमिशन दी गई है, अनुमति दी गई है, हर जगह नहीं। और ये भी वो 3 से 4 घंटे, सुबह के 3-4 घंटे ये आराम से अपने सवारियों को बैठाकर ऊपर आते हैं और इससे उनकी कमाई भी होती है और बहुत सारे परिवार इस पे जो आश्रित हैं उन्हें भी इससे जीवन यापन का मौका मिलता है। तो अब हम लोग आ चुके हैं जलेब चौक में, और ये जलेब चौक आमेर किले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ लोगों को आराम से तस्वीरें खींचने और हाथियों की तस्वीरें खींचने और हाथियों पर बैठने और हाथियों को नज़दीक से देखने का मौका मिलता है। इसके बाद हम चलेंगे दीवाने आम में। दीवाने आम में पहुंचने के बाद आपको यहाँ के बहुत सारे जो स्तंभ हैं ये इस तरह से बनाए गए हैं ताकि बादशाह या राजा जो कहीं भी बैठे हों वो उन्हें दूर से भी कोई देख सके। इन्हीं दीवाने आम से आप नीचे का नज़ारा कर सकते हैं, जहां हाथियों के आने जाने के लिए जो रास्ता बना हुआ है उस पर हाथी अपनी सवारियों को लेकर आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये बहुत ही बेहद तकनीकी तौर पे कुशलता से बनाया गया है ताकि अंदर ही अंदर हाथी अपने मालिकों को लेकर अंदर चले जाते हैं और उन्हें किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता।
अंदर की सीढ़ियाँ बहुत ही घुमावदार और पेचकार हैं। कई ऐसे रास्ते हैं जो कि बंद हैं और इसके गुप्त रास्ते हैं जो कि भी बंद हैं, जहाँ आना जाना इतना आसान नहीं। ये इसका पूर्वी हिस्सा है। यहाँ से आप आमेर महल के पूर्वी हिस्से में उनके लोगों के लिए बनाए गए, सेवकों के लिए बनाए गए अपार्टमेंट या सेवकों के लिए बनाए गए रास्ते को देख सकते हैं, जो कि यहाँ से एग्ज़िट भी करते हैं लोग। और इनके चारों तरफ यहाँ की आबादी भी देख सकते हैं। इन आबादियों में बहुत सारे लोग कई समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। कुछ खंडहर आज भी उस सदी के बचे हुए हैं, 15वीं सदी के बचे हुए हैं, क्योंकि ये ऐसा कहा जाता है कि मानसिंह को जब ये जगह पसंद आई, किसी ने उन्हें बताया कि ऊँची जगह पर आप अपना महल बनाएं ताकि आपको किसी तरह की आक्रमण से बचने का बहुत अच्छा साधन मिल जाए, अच्छी जगह मिल जाए। तो यहाँ पर बसे हुए लोगों को उन्होंने यहाँ पहले से यहाँ हटाया, फिर उसके बाद इस पहाड़ पे अपना दुर्ग बनाया और उसके अंदर बहुत से खूबसूरत महल भी बनाए। ये है स्टार गार्डन। इसमें बहुत ही खूबसूरती से ये गार्डन तैयार किया गया है। दूसरी तरफ है दीवान ख़ास और सुख मंदिर। सुख मंदिर ग्रीष्मकाल के दौरान यूज़ किया जाता है, ग्रीष्मकाल या गर्मियों के दौरान। और ऊपर से बने हुए रैंप के ज़रिए मैं आपको नीचे भी ले जाऊंगा, लेकिन इस नीचे वाले हिस्से में अंदर गार्डन में दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन ये है सुख मंदिर, जो कि गर्मियों के हिसाब से बनाया गया था। इसके अंदर से पानी के फव्वारे और पानी के बहने की पूरी व्यवस्था है, ताकि हवा डायरेक्ट अंदर जाए और राजा अपने रानियों और अपने परिवार के लोगों के साथ आराम से बैठ सके। दूसरी तरफ जो हिस्सा दिख रहा है वो रानी की पालकी की तरह से बनाया गया है। और हाँ, मुस्लिम आर्किटेक्चर जो आर्च और मार्बल और गुंबद के साथ बनाया गया है, तो कि चूँकि इन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बहुत ही बेहतरीन नमूना आमेर फोर्ट में आपको देखने को मिलेगा। इसमें हर तरफ आपको जो कशीदा और डिज़ाइन है वो दोनों हिस्सों से ली गई हैं और बड़ी सादगी से उनका इस्तेमाल किया गया है। लोग इस एरिया में, इस 15वीं सदी के इस किले में, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट है, विश्व विरासत ही विश्व का उनकी विरासत है, विश्वदायी विरासत। ये वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट, इंग्लिश में बोलना ज़्यादा आसान होता है, हिंदी में बोलना थोड़ा सा मुश्किल। तो इसे शीश महल कहते हैं। एक्चुअल में ये शीश महल है और इसके ऊपर जो दीवारों पे आप डिज़ाइन देख रहे हैं, ये अलग अलग डिज़ाइन पैटर्न बनाए गए हैं। इसमें शीशे को चांदी से पेंट करने के बाद उसे दीवारों में चिपकाया गया है। इसे जरी वर्क या बीजरी वर्क कहते हैं। ग्लास वर्क का मोज़ैक है जो पूरा का पूरा छतों पे, दीवारों पे और उनके अंदरूनी हिस्सों में भी किया गया है। राजा मान सिंह के दामाद अकबर, जो कि मुग़ल इतिहास के तीसरे बादशाह थे, तो जब उनकी शादी जोधाबाई से हुई तो वो इसी जगह पे आकर उनका अभिवादन किया गया, उनको ठहराया गया, ऐसा भी कहा जाता है। खैर, जो मुग़ल बादशाह अकबर के बहुत बड़े सरदार, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ रहे मान सिंह उनके ससुर भी थे और इसी वजह से यहाँ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बहुत ही वैभवता से देखा जा सकता है। सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है और छतों पर और ज़मीनों पे हर तरफ चांदी की तरफ से चांदी के वर्क का इस्तेमाल किया गया। चांदी और शीशे को मिलाकर इसके अंदर में बहुत ही पच्चीकारी की गई है, जिस पच्चीकारी को देखने के लिए दूर दूर से काफ़ी लोग आते हैं। लोगों को इस खूबसूरत फ्रेम के साथ अपनी तस्वीरें खिंचवाने का अलग ही शौक़ है। अंदर जाने के लिए किसी को अलाउ नहीं है और इतने बृहद क्षेत्र में, इतने बड़े महल में इतनी खूबसूरती से इतने सारे ग्लासेस और इतने सारे काम को बहुत ही निपुणता के साथ किया गया, ये एक आश्चर्यजनक बात है। आमेर के किले में और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ घूमने के लिए बहुत आकर्षक हैं,
या तो चाहे आप इसके ऊपर की तरफ चले जाएं या इनके छिपे हुए मानसिंह महल की तरफ चले जाएं। हर तरफ आपको बेहद खूबसूरती से पच्चीकारी, कलाकारी और अलग अलग तरह के कमरे दिख जाएंगे। दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं वो राजा मानसिंह की 12 महारानियों का महल था, तो उसे रानी महल भी कहते हैं। और वहाँ जेंट्स का जाना अलाउड नहीं था, मर्द से आते जाते थे, इनॉन्च रहते थे। तो अभी हम ख़ास महल से सीधे आगे की तरफ कूच करेंगे और ये सबसे आकर्षक महल है इस क्षेत्र का, इसलिए लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें खींचते हैं। अंदर के भी कुछ हिस्सों को मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि इसके अंदर की जो खूबसूरत कलाकारियाँ हैं और पच्चीकारी है उसे भी देख कर आप समझ जाएँ कि इसमें कितना ज़्यादा काम किया गया है और कितनी मेहनत की गई है। वाकई में ये एक बहुत ही लाविश स्टाइल में, बहुत ही आकर्षक तरीके से बनाया गया शीश महल है। और इसके बाद इसके सामने किसी भी महल की बात करना अधूरा लगता है, क्योंकि दिस इज़ रियली वंडरफुल जॉय। स्टेंड ग्लास और कई अलग अलग प्रकार के रंगों के शीशों का भी इस्तेमाल किया गया, जो कि शायद बेल्जियम या तुर्किश या दूसरी जगहों से लाया गया था। चाहे वो कोना हो, छत हो, सिर्फ एक अगरबत्ती या सिर्फ एक मोमबत्ती जला देने से पूरा कमरा रोशन हो जाए, इस तरह की कलाकारी उस ज़माने के लोग ही किया करते थे। आज तो ये करना पॉसिबल नहीं है। इन शीशों के अंदर अपनी शक्ल देखकर भी लोग अपनी तस्वीरें खिंचवाते हैं। दिस इज़ रियल ज्वेल ऑफ दी आमिर फोर्ट का सबसे बेहतरीन महल मुझे यही समझ में आता है। बाकी दूसरे हिस्से भी हैं जो काफ़ी आकर्षक हैं, लेकिन उनके अलग अलग महत्व हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कितना खूबसूरत है। जब आप नज़दीक से इसे देखते हैं और अपनी आंखों से इसे देखते हैं और इसकी हर जगह अपनी तस्वीरें उभरते हुए देखते हैं, तो समझ में नहीं आता कि किस जगह को देखें, किस जगह को छोड़ दें। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से बनाया गया है और